आप बस अभी क्लास कीजिए सिर्फ, ठीक है। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। यहां देखेंगे ओलियम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर H2SO4 प्लस SO3। यहाँ देखिए सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं? तो सर सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। बट इस टाइप का भी तो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है और सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर में शुगर सिरप डाल रहे हैं, राइट, या वाटर में लेमन जूस डाल दिए फ्यू ड्रॉप, तो वो भी लिक्विड फॉर्म में, वाटर भी किस फॉर्म में है? तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर इन व्हाट विच फॉर्म? लिक्विड फॉर्म। सॉल्यूशन ऐसा भी तो होता है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में था और सॉलिड सॉलिड फॉर्म में था। NaCl इन वाटर, NaCl इन व्हाट? वाटर। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म और सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म। ऐसा भी तो होता है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म और सॉल्यूट गैस फॉर्म, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, राइट, कार्बोनेटेड वाटर। या इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये आपको पढ़ना है क्लास 12th में। जितना भी एनिमल किंगडम ओशन में जिंदा है तो वाटर में ऑक्सीजन मिक्स है। वाटर में क्या मिक्स है? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? लिक्विड प्लस गैस का मिक्सचर, लिक्विड प्लस गैस का मिक्सचर। ऐसा भी होता है जिसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर इन सॉलिड फॉर्म, राइट। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप कॉपर को मोल्टेन फॉर्म में लाइए, लिक्विड फॉर्म में मेल्ट कीजिए, और एल्युमिनियम को भी मेल्ट कीजिए और दोनों को मिक्स कर दीजिए होमोजेनियसली और फिर सॉलिडिफाई कर दीजिए Ly। तो Ly इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड। एक और एग्जाम्पल होता है सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस कुछ ऐसा भी सॉल्वेंट है जो सॉलिड फॉर्म में है और उसके बीच में वॉइड है जहाँ पे जाके गैस फंसा हुआ है, छुपा हुआ है, राइट। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सॉलिड प्लस गैस का एग्जाम्पल, करेक्ट। तो एक्चुअल में यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है? एक किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में रहा होगा और एक किस फॉर्म में रहा होगा? गैस। बट यहाँ पे इसको हम लोग मिक्स करते हैं। इसका मतलब है, मैं लिखवा दूंगा, लैंग्वेज दूंगा, पहले समझिए। इसका मतलब ओलियम इज द एग्जाम्पल ऑफ, ओलियम इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट? H2SO4 एंड SO3। बट इसका फार्मूला इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा H2O7, H2O7। और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। ऐसे फर्स्ट पॉइंट बनाइए, ओलियम कंटेन H2SO4, ओलियम कंटेन H2SO4 एंड SO3 ओनली। ओलियम कंटेन H2SO4 एंड SO3 ओनली। सेकेंड पॉइंट लिखिए। एक मिनट, यहाँ देखिएगा, आज के ज़माना में भी वो आता है, पहले के ज़माने में ज़्यादा फेमस था। पहले के ज़माने में ड्राई मिल्क आता था, पता है, पाउडर के फॉर्म में, और उसमें हम लोग क्या गर्म पानी, अभी आज की डेट में भी आता है बट आज वो कम है क्योंकि आज लिक्विड फॉर्म में भी बहुत दिन तक रह सकता है ताज़ा करके। बट तो उसमें कंपनी सिर्फ ड्राई फॉर्म में क्यों भेजता था? क्योंकि कंपनी को पता था कि सबके यहाँ वाटर तो पक्का मिलेगा, राइट। वैसे ही समटाइम्स वैसा कुछ भी चीज़ जिसमें कि वाटर मिक्स करना है, इवन नॉर्मल वाटर, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए कंपनी क्या करेगा कि कम जगह में ज़्यादा चीज़ चला जाए। दैट्स वाई
अगर किसी इंडस्ट्री में या किसी कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूशन में मुझे H2SO4 लिक्विड फॉर्म भेजना है, मैं क्या चाहूँगा कि थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे, तो उसके लिए कंपनी को सप्लाई करना था प्योर H2SO4। क्या सप्लाई करना था? लेकिन वो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने के लिए क्या करेगा? ओलियम सप्लाई करेगा। वजह, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे अगर इसमें वाटर डाला जाएगा, क्या डालेंगे? SO3 प्लस H2O क्या होता है? H2SO4। SO3 नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिडिक नेचर, और उसका एसिडिक कैरेक्टर चेक करने के उसमें क्या मिक्स करते हैं? वाटर। तो SO3 प्लस H2O बिकम्स व्हाट? H2SO4। दैट्स वाई ओलियम में अगर हम लोग को कहीं पे प्योर H2SO4 और ऑब्वियसली प्योर H2SO4 का बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो लेड स्टोरेज बैटरी है, इन्वर्टर, राइट, उसमें कौन सा एसिड डालते हैं? H2SO4 डालते हैं। क्या डालते हैं? वो जो एसिड रहता है वो H2SO4 रहता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, कंपनी क्या करती है कि ओलियम डायरेक्ट भेजती है, और उसमें वहाँ पे लेवलिंग क्या रहता है कि इसमें इतना वाटर मिलाना है। करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले समझ लीजिए, ओलियम में अगर वाटर मिक्स करेंगे तो वो वाटर ओलियम में जाकर किसके साथ रिएक्ट होगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा या इसके साथ रिएक्ट करेगा? SO3 के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ? SO3 के साथ। और जब SO3 के साथ रिएक्ट कर गया है और बिल्कुल कैलकुलेटेड अमाउंट लिखा रहेगा कि इतना ही मिलाना है, दरअसल कि पूरा का पूरा SO3 खत्म हो जाए, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाए। दरअसल उससे ज़्यादा मिला देंगे तो उससे ज़्यादा मिलाएंगे तो फिर डाइल्यूट होगा एसिड। प्योर H2SO4 ना रह के क्या रहेगा? डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट राइट? लिखिए एक लाइन। When oleum is diluted by adding water, when oleum, मैं H2SO4 को डाइल्यूटेड नहीं बोल रहा हूँ, पॉइंट नोटेड, H2SO4 डाइल्यूटेड बोल रहा हूँ या ओलियम? When oleum is diluted by adding water, then water react with SO3, then water react with SO3, वाटर किसके साथ रिएक्ट करेगा? उसको अंडरलाइन कीजिए तो, वाटर रिएक्ट विथ SO3, प्रोड्यूस H2SO4, प्रोड्यूस H2SO4। अब यहाँ पे बातों को समझिए, इस पे क्वेश्चन आएगा। यहाँ देखिएगा, ओलियम के बोतल पे ऐसे लिखा रहेगा, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम इक्वल टू 109%। अब आप लोग बोलेंगे सर परसेंटेज तो 100 तक ही होता है, बट एक कंपनी का टेक्निकल टर्म है। क्या लिखा रहेगा? परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम इक्वल टू 109%। इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ, और वहाँ पे इसका मीनिंग लिखा रहेगा। देखते हैं किसी पैकेट पे लिखा रहता है ना, इंस्ट्रक्शन देखे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, इतना परसेंटेज है, इतना परसेंटेज है। ये दूसरी बात है कि हम लोग पढ़कर खाते नहीं हैं, क्योंकि जितना देर पढ़ेंगे उतना देर में ख़त्म ही करना है। तो ऐसे ही, लेकिन एक्चुअल में वो तो कहीं ना कहीं वहाँ से पास करवाना पड़ता है। ऐसे ही तो आप कोई कंपनी को ओपन करेंगे नहीं। इवन लेज का पैकेट भी, राइट, उसमें बहुत कुछ देखिए कितना कुछ लिखा रहता है। ये भी लिखा रहता है कि वेजिटेरियन है या नहीं है, ग्रीन और रेड। करेक्ट। इसका मतलब है कि 109% का मतलब वहाँ पे इंस्ट्रक्शन कंपनी दिया रहेगा। वो क्या बोला रहेगा? इस 109%, मैं लिखवा दूंगा, 109% का मतलब है कि 100 ग्राम ओलियम लेना है। कितना ग्राम? और उसमें 9 ग्राम वाटर मिलाना है। कितना ग्राम? और 9 ग्राम से अगर ज़्यादा मिला दिए तो वाटर बचा रह जाएगा। वाटर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 109% का मतलब कितना ग्राम ओलियम? 100 ग्राम ओलियम। जो इंस्ट्रक्शन है, अगर किसी बोतल पे 109% लिखा हुआ, इसका मतलब उसका 100 ग्राम में कितना ग्राम वाटर मिलाना है? तो इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज 100 ग्राम ही ओलियम हम लोग लेंगे? 50 ग्राम भी तो ले सकते हैं। ये पर लिखा हुआ है ये, तो कोई बात नहीं, आपको यूनिटरी मेथड आता है। 100 ग्राम में 9 ग्राम मिलाना था, तो 50 ग्राम में 4.5 ग्राम, या 200 ग्राम लेना है, देन 18 ग्राम मिलाएंगे। कैलकुलेट कर लेंगे ना।
बट करना ऐसे है। करना कैसे है? ऐसे है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो 9 ग्राम वाटर किसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा? वेरी गुड, SO3 के साथ। किसके साथ? SO3 के साथ। और आपने कितना ग्राम में कितना ग्राम मिलाया? 100 ग्राम बनाया। 100 ग्राम ओलियम लिया, उसमें वाटर कितना मिक्स किए? टोटल मास कितना हो जाएगा आफ्टर व्हेन रिएक्शन वाज ओवर? कॉमन सेंस की बात है सर, 109 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम मास तो कंजर्व रहेगा ना। 100 ग्राम ओलियम लिए, उसमें 9 ग्राम वाटर डाल दिए, तो टोटल मास इज व्हाट? तो वहाँ के बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ H2SO4 एंड SO3 इन ओरिजिनल ओलियम। जो कंपनी ओलियम भेजा उसमें H2SO4 कितना परसेंट था, कितना ग्राम था या कितना परसेंट था, और SO3 कितना परसेंट था? और वो कौन सा H2SO4 जो अभी बनाए वो, या ओरिजिनली प्रेजेंट? जो ओरिजिनली प्रेजेंट था। समझे बात को? तो इसका मतलब लिखिए यहाँ पे, ये पहले ए लिखिए तो, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम इक्वल टू 109% मीन्स दैट percentage leveling of oleum equal to 109% means that in 100 gram of oleum, we have to add 9 gram of water. We have to add 9 gram of water. तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जो मेरे पास ओलियम है वो कितना परसेंट है? 109%। करेक्ट। तो बताइए मास ऑफ वाटर कितना? फास्ट। तो ऐसे लिखिएगा, ये तो परसेंट लेवलिंग किया हुआ है ना, तो लेट मास ऑफ ओलियम इक्वल टू 100 ग्राम। हम लोग सैंपल में से कितना लिए? कंटेनर में 100 ग्राम ओलियम लिए, तो इसमें वाटर कितना मिक्स करना पड़ेगा? तो मास ऑफ वाटर शुड बी एडेड इक्वल टू हाउ मच ग्राम? 9 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 9 ग्राम वाटर किसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा? वेरी गुड, SO3 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या? H2SO4। करेक्ट। तो वाटर मिक्स करने के बाद क्या SO3 बच पाएगा या H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आफ्टर एडिंग 9 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन रिएक्शन वाज ओवर, तो 109 ग्राम क्या रहेगा? टोटल H2SO4। टोटल का टोटल क्या हो जाएगा? H2SO4 बनाने के लिए ही तो वाटर ऐड कर रहे हैं, तो पहले से H2SO4 प्रेजेंट था, पहले से H2SO4 ऑलरेडी जो कंपनी की तरफ से आया था और जो हम लोग घर पे बनाए आफ्टर एडिंग। इसका मतलब आफ्टर मिक्सिंग 9 ग्राम ऑफ वाटर, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो जो 109 ग्राम रहेगा वो क्या रहेगा? वाटर रहेगा, SO3 का या रहेगा, या टोटल H2SO4 रहेगा? टोटल मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू व्हाट? 109 ग्राम इक्वल टू मास ऑफ H2SO4 इनिशियली प्रेजेंट प्लस मास ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस प्लस मास ऑफ H2SO4। एक कंपनी से नहीं आया था, ये हम लोग बनाए घर पे, राइट? कंपनी से जो आया था उसका तो कंपोजिशन पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, रिएक्शन अनबैलेंस है या बैलेंस है? इतना टाइम लगेगा बोलने में, आंसर देने में? बोला कीजिए। सारे 11th वाले बच्चों का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। रिप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम होता है? आपको नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। जो समझ रहे हैं उसको रिप्लाई किया कीजिएगा। तो बैलेंस है, करेक्ट। तो एक्चुअल में इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका भी कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका भी कोफिशिएंट क्या है? तो कोफिशिएंट रिप्रेजेंट क्या करता है? रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू व्हाट? मोल। बट यहाँ तो मैंने मास दिया है, करेक्ट। क्या दिया है? मास।
और ये पूरा मास इस पूरे को ख़त्म कर देगा। यही लॉजिक था मैंने जो थ्योरी पढ़ाया, राइट। तो भाई यहाँ से मान लेते हैं कि सपोज कीजिए, तो क्या यहाँ से इसके हेल्प से इसका मास निकाल लेंगे? कैसे? तो सर पहले मोल निकाल लेते हैं। और यहाँ देखिए इसके 1 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा? 1 मोल। तो इसका कितना मोल है भाई? हाफ मोल। कितना मोल है? और SO3 का मोलर मास कितना होता है? जल्दी से बताइएगा। 80। तो ये क्या है? मोल। ये क्या था? मास। ये क्या है? मोल। तो इसका 1 मोल से 1 मोल, तो इसका हाफ मोल से इसका हाफ मोल, मतलब इसका वैल्यू हाफ होना चाहिए। एग्री ना? इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? हाफ। इसका मतलब m/80 इक्वल टू हाफ, देन m इक्वल टू कितना? और m यहाँ पे क्या है? मास ऑफ 40 ग्राम। करेक्ट। इसका मतलब किसके हेल्प से क्या निकाल लिए? ए परसेंटेज लेवल। लेकिन यहाँ देखिएगा, आपने ओलियम कितना लिया था? जब वाटर मिक्स करना स्टार्ट कर दिए तो आप उसमें आपने ओलियम कितना लिया था? 100 ग्राम। 100 ग्राम में SO3 कितना आ गया? 40 ग्राम। तो बाकी क्या रहा होगा? H2SO4, जो कहाँ से आया है? कंपनी की तरफ से। इसका मतलब कंपोजिशन क्या रहा होगा? 60। इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ ओलियम, परसेंटेज ऑफ SO3 कितना? 40%। आउट ऑफ 100 ग्राम 40 ग्राम ओलियम है, SO3 है, तो मतलब 40%। अब 40% अकॉर्डिंग टू मास। 40% अकॉर्डिंग टू व्हाट? मास। अ परसेंटेज ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस या इनिशियली प्रेजेंट? इनिशियली प्रेजेंट इक्वल टू कितना परसेंट? 60%। ये ऑब्जेक्टिव भाई 3 to 4 टाइम्स पूछा हुआ है। हाँ, वेट बाई वेट ही है। परसेंटेज एक्चुअली उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। इस पे ओलियम का क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा आपको, व्हाट द कंपोजिशन ऑफ ओलियम अकॉर्डिंग टू मास। व्हाट द कंपोजिशन ऑफ ओलियम अकॉर्डिंग टू व्हाट? और नहीं भी लिखा रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वेट कीजिए। ये हो गया। अब एक प्रॉब्लम बनाइए। इफ परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम इज, इफ परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, इफ परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम is 118%, 118%, then find the composition of oleum. Then find out composition of oleum. सॉल्व कीजिए। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं? वेरी गुड। कितना आंसर आया है? ऑनलाइन स्टूडेंट तो आप लोग शायद ऐसे सॉल्व किए होंगे। लेट मास ऑफ ओलियम, कुछ तो माने होंगे सॉल्व करने के लिए। लेट मास ऑफ ओलियम टेकन इक्वल टू व्हाट? टेकन इक्वल टू 100 ग्राम। करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल मीनिंग ऑफ परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, इसमें कितना ग्राम वाटर मिलाना है? 18 ग्राम। अब समझ में आ गया? लेकिन वो 18 ग्राम किससे जाके रिएक्ट करेगा? SO3 के साथ। अब बनाएगा क्या?
तो समटाइम्स ऑब्जेक्टिव में इसमें ये भी पूछा जाता है कि हाउ मच मास ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड, इनिशियली प्रेजेंट नहीं, H2SO4 प्रोड्यूस, तो इसका मास तो निकाल लेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका मास कितना ग्राम था, इसका मास m मान लेते हैं, और कोफिशिएंट क्या है, बैलेंस भी है और कोफिशिएंट 1:1 है, तो मोल निकालेंगे तो इसका कितना मोल 1, और इसका मोल कितना, और नहीं था कि यहाँ पे इसका अगर 1 मोल है तो ये वैल्यू भी 1 होना पड़ेगा, 1 मोल से 1 मोल, तो क्या बोल सकते हैं m/80 देन m इक्वल टू कितना ग्राम, 80 ग्राम, करेक्ट। इसका मतलब मास ऑफ SO3 इन ओलियम इक्वल टू 80 ग्राम, देन मास ऑफ H2SO4 इनिशियली प्रेजेंट इन ओलियम, इनिशियली प्रेजेंट इन ओलियम कितना ग्राम रहेगा, क्योंकि आप 100 ग्राम लिए है ना, तो 100 ग्राम में 80 ग्राम SO3 ही निकल गया, तो H2SO4 कितना था, तो देखिए कंपनी कितना बढ़िया काम किया, उसने कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा लिया, राइट। क्योंकि यहाँ पे SO3 मेरे पास 80 ग्राम था और 20 ग्राम लिक्विड में ही उसको मिक्स कर दिया, कितना ग्राम है, अब बाद में यहाँ पे हम लोग 18 ग्राम वाटर मिला के कम से कम 100 ग्राम में वो 100 ग्राम भेज रहा है वॉल्यूम, बट घर पे आके 118 ग्राम H2SO4 बनेगा, तो एटलीस्ट 18 ग्राम का तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, 18 ग्राम का तो बचेगा ना, तो सर क्या फ़र्क पड़ेगा, 18 ग्राम तो कितना कम होता है, तो कंपनी 100 ग्राम थोड़े भेजेगा, तो टन बाई टन सप्लाई करेगा, राइट। तो टन बाई टन में 1 ग्राम भी बहुत फ़र्क डाल देगा, करेक्ट है ना। और लास्टली उससे हमको क्या मतलब है, क्वेश्चन बनना चाहिए, 4 मार्क्स आ जाए, बाकी कंपनी जो करेगा उस बाद वो देखेगा, हम लोग को 4 मार्क्स आना चाहिए, राइट। इसका मास ऑफ H2SO4 इनिशियली, आप लोग कुछ ऑब्जर्व किए ऑनलाइन के बच्चे, कल सारे लोग टेस्ट देने के लिए आए थे, देखिए आज क्लास करने के लिए वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, कर मार्च तक तो उनका मर्जी है, बट मैं रिक्वेस्ट ही अभी के टाइम पे कर सकता हूँ कि एटलीस्ट वीक में 1 या 2 दिन भी तो आ जाइए, बाकी लोग जो आ रहे हैं, बट एटलीस्ट वीक में 1 या 2 दिन आने से, जब तक टीचर से मिलिएगा नहीं तब तक मैं कैसे पूछ पाऊँगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, राइट। वो सीरियसनेस तो आएगा नहीं। आप प्लस अगर कभी आप लैग भी कर रहे हैं तो मुझसे आके मिलिए कि सर मेरा यहाँ पे लैग हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, कैसे बैलेंस करें, क्योंकि खुद से हो सकता है कि प्रॉपर खिचड़ी हो गया हो, इधर संभाल रहे हैं, वो स्लिप का जा रहा है, उधर संभाल रहे हैं, तो उसके लिए मैं खुद ही फॉरवर्ड हो गया, आगे आ गया, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टेस्ट लेकर मैं आपको रिदम में ले आऊँगा। ऐसा मन में डर लगता है कि भूल गए हैं, भूलते नहीं हैं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए ना, सब रिकॉल हो जाता है, बट वो मन में एक डर रहता है कि शायद भूल गए। एग्जाम से 1 दिन पहले मैट्रिक का बोर्ड हो, हालांकि आप लोग नहीं दिए लेकिन नहीं लगता है कि 1 दिन पहले भूल गए हैं, बट एक्चुअली सच में भूल जाते हैं क्या, कुछ देर का ऐसा लगता है। एग्ज़ाम हॉल में जैसे इन कीजिए लगता है सारा कॉन्सेप्ट वोलेटाइल हो गया, इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले 5 मिनट पहले आके बैठिए, थोड़ा पानी पीजिए, शांत होइए। कुछ स्टूडेंट एकदम बिल्कुल देखते नहीं, कल डॉट टाइम पे आ रहे थे, एकदम डॉट टाइम 10:30 मतलब 10:30 में इन करेंगे, वो तो ऐसे ही परेशान होकर आ रहे हैं। 10 मिनट पहले आके बैठिए, अपने आप को पहले ग्राउंड स्टेट में लाइए, तब क्वेश्चन पे अटैक करना है। कितना हो जाएगा 20 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ SO3 कितना 80%, और परसेंटेज ऑफ H2SO4 वेरी गुड। एक और क्वेश्चन बनाइए, इफ परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम इज 1 to 7%, इफ परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम इज 1 to 7%, then find out the composition, in oleum. Then find out the composition of oleum.
क्या हो गया है? तो भाई ऑप्शन में कभी कभी नॉन ऑफ दिस भी रहता है, राइट? देखिए इसमें आपको प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने माना 100 ग्राम, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और 100 ग्राम में 120 ग्राम SO3 आ गया, मतलब कंपनी फ्रॉड था। गलत लेबलिंग कर दिया भाई, हम लोग को नहीं पता चला, वो अपना चीज़ों को सेल करने के लिए क्या कर दिया, लेबलिंग गलत कर दिया। तो जिनको नहीं पता रहेगा तो सोचा अच्छा 127% है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा लेबलिंग पॉसिबल है? तो इस टाइप का कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे ही सॉल्व किए, बाकी बच्चों के लिए तो जैसे ही सॉल्व किए तो आपने मान लिया कि लेट मास ऑफ वॉल्यूम हम लोग ले लिए 100 ग्राम, और 100 ग्राम में कितना ग्राम वाटर मिलाना है, बनेगा क्या H2SO4, तो वाटर मिलाया 27 ग्राम, और यहाँ पे m मान लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना 3/2, तो m/80, इसका भी मोल इसका मतलब है कि m/80 शुड बी इक्वल टू व्हाट 3/2, देन m इक्वल टू 120 ग्राम। तो 100 ग्राम में 120 ग्राम पॉसिबल है, मतलब ऐसा पॉसिबल? तो राइट लेबलिंग था या रॉन्ग लेबलिंग था? लिखिए दिस इज द रॉन्ग लेबलिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज द रॉन्ग लेबलिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली नॉन ऑफ दिस लिखेंगे, या एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले पूछ लेंगे, वो आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि परसेंटेज लेबलिंग जो किया हुआ है वो सही लेबलिंग है या गलत लेबलिंग है, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाइए। ए मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ग्राम SO3. A mixture is prepared by mixing 20 gram SO3 in 30 gram of H2SO4. In 30 gram of H2SO4. Find the percentage leveling of oleum. Find out the percentage leveling of oleum. ए मिक्सचर, यस अगेन, ए मिक्सचर इज, आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए। ए मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ग्राम SO3 in 30 gram of H2SO4, full stop. Find out the percentage leveling of oleum. Find out the percentage leveling of oleum. इसका ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा चेक कीजिएगा। तो ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ऑप्शन दिया हुआ है 54.5, एक दिया हुआ है 1110%, एक दिया हुआ है 109%, एक दिया हुआ है 112%। क्या बोले? नहीं, आंसर आपको बताना है, ऑप्शन मैंने दिया है।
और इस बात का ख्याल रखिए कि रॉन्ग ऑप्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कितना आया है बाकी लोग का? आप लोग जब पीछे से मोल कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिएगा तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। तो आप इसमें बस बैठिए क्लास में, अभी कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। कल बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा, वहाँ से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। यहाँ देखिए, करेक्ट आंसर इज सी। परसेंटेज लेबलिंग एक डिफिनेशन था। ओलियम का परसेंटेज निकालने के लिए ऑलवेज ओलियम का 100 ग्राम में कितना ग्राम वाटर मिक्स करते हैं। ध्यान सुनिएगा, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम देने के लिए टेक्निकल क्या डिफाइन किया गया है कि 100 ग्राम वाटर में जितना ग्राम 100 ग्राम ओलियम में जितना ग्राम वाटर मिक्स करेंगे उतना ग्राम को 100 में ऐड करके परसेंटेज बताना है। करेक्ट। तो आप लोग क्या किए कि आप देखिए आप लोग से क्या मिस्टेक हुआ है। जिनका आंसर ए आया है उनका माइंडसेट में समझ गया है। आंसर ए लग रहा था बट करेक्ट आंसर ए गलत है। एक्चुअल में आप लोग ऐसे कैलकुलेट किए हो, कितना कितना मिक्स किए हैं जल्दी से बोलिएगा। SO3 कितना 20 ग्राम और H2SO पर कितना है, तो टोटल मास कितना हो गया भाई ओलियम का 50 ग्राम। करेक्ट। बट ओलियम लेना कितना था, तब तो परसेंटेज डिफाइन करेंगे। इसका मतलब है इसका ओलियम का 50 ग्राम में नहीं निकालना था कि कितना वाटर मिक्स करते हैं, कितना ग्राम में 100 ग्राम में। तो इसका मतलब है कि 50 ग्राम में 20 ग्राम अगर SO3 मिलाना है और इसी कंपोजिशन को मेंटेन करना है तो 100 ग्राम ओलियम अगर इस सेम रेशियो को मेंटेन करते हो तो 100 ग्राम ओलियम में कितना SO3 रहेगा 40 ग्राम ना। तो ओलियम 50 ग्राम लेकर परसेंटेज देना था लेबलिंग या 100 ग्राम। कंपनी का इंस्ट्रक्शन था कि 100 ग्राम में जितना वाट मिलाएंगे उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कोई 20 ग्राम ओलियम लेकर परसेंटेज दे देगा, कोई 60 ग्राम, बट वो तो एक बार डिफाइन करेगा लेबलिंग के लिए। दैट्स व्हाई कितना ग्राम के लिए 100 ग्राम फिक्स करना था। करेक्ट। तो 50 ग्राम ओलियम आपने लिया है, बट इस ओलियम को लेना कितना है, मैंने बताया कि 50 ग्राम में 20 ग्राम SO3 है। आपको क्या बनाना था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में क्या कितना रहेगा 40 ग्राम। करेक्ट। एक बार लिख लीजिए नोट करके। फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ लेवलिंग ऑफ ओलियम, फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, मास ऑफ ओलियम शुड बी टेकन, मास ऑफ ओलियम ऑलवेज टेकन एज 100 ग्राम। ठीक है। फॉर फाइंडिंग परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, मास ऑफ ओलियम शुड बी ऑलवेज टेकन एज हाउ मच ग्राम 100 ग्राम। एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ देखिएगा। तो यहाँ से आप तो बता सकते हैं ना भाई, मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, मान लीजिए ऐसे ये तो लिख सकते हैं 50 ग्राम ओलियम कंटेंट 20 ग्राम SO3, 1 ग्राम ओलियम कंटेंट 20 बाई देन 100 ग्राम ओलियम कंटेंट यूनिटी में तो कह ही सकते थे। तो मास ऑफ SO3 इक्वल टू हाउ मच, तो 100 ग्राम अगर ओलियम लिए हैं तो मास ऑफ SO3 कितना हो गया 140 ग्राम। करेक्ट। ऐसे निकाल लीजिएगा। समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है 10 ग्राम प्लस 40 ग्राम, 10 ग्राम SO3 और 40 ग्राम क्या लेते हैं H2SO4, उसमें फिर हम लोग पूछते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्री मेथड से मास ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम कितना रहेगा निकाल लेना है। करेक्ट। अब यहाँ के बाद सॉल्व कर लेंगे। अब वाटर 100 ग्राम ओलियम हम लोग बना लिए, राइट। अब यहाँ पे
वाटर मिक्स करना है तो आपके पास 100 ग्राम में कितना ग्राम SO3 है? 40 ग्राम। मास ऑफ वाटर निकालना है। पहले क्या कर रहे थे? इसके हेल्प से इसका मास निकाल रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? लेबलिंग करने के लिए इसके हेल्प से इसका निकालेंगे, राइट? तो मोल कितना? 40/80। और इसका मोल कितना? इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसका मोल ए मोल डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब हाफ इक्वल टू, या यहाँ से हाफ इक्वल टू व्हाट? m/। तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 9 ग्राम। कितना ग्राम? तो इसी 9 ग्राम को कितने ऐड कर देना है? 100 ग्राम। तो परसेंटेज लेवलिंग कितना हो जाएगा? 100 + 9, 109%। दिस द करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना? अब तो बन जाएगा। तो लेवलिंग देने के लिए कितना ग्राम वॉल्यूम लेना है? कंपोजिशन अलग तरीके से दिया रहेगा। कंपोजिशन इस तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बट खुद से कितना ग्राम बनाइएगा वॉल्यूम? 100 ग्राम में सोचना है, करेक्ट? चलिए स्टूडेंट, तो वॉल्यूम का लेबलिंग पे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा अब। ओके, अब लिखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ आप लोग को मैं कल वीडियो नहीं भेजा हूँ। जितना भी स्कूल एग्जाम के लिए वीडियो भेजे हैं वो देख लिए हैं? क्यों बाकी है भाई? अच्छा, ज़्यादा हो गया। तो एक काम करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट इस वीक तक कवर कर लीजिएगा, तब कोई भी वीडियो शेयर नहीं करता हूँ। पक्का हो जाएगा? तो संडे को मैं 2 वीडियो शेयर करूँगा पीरियोडिक टेबल का, ठीक है? और उसके नेक्स्ट संडे को फिर 2 वीडियो। तो धीरे धीरे करके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बढ़ते जाएंगे, ठीक है? पीरियोडिक टेबल आएगा ना? ये आ चुका? फिर भी पढ़ लीजिएगा। क्या बोले? हाँ हाँ जी, इनिशियल में बोला है। क्या बोले? रिडॉक्स का असाइनमेंट आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। आज भी मिल जाएगा। नहीं, रिडॉक्स का नहीं, सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर। रिडॉक्स का असाइनमेंट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं बोलना है, कॉमन फॉर बोथ। उसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग मत बोलिएगा, सिर्फ बोलिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का असाइनमेंट चाहिए। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बोल के लेना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर इंजीनियरिंग अलग रहेगा, आप भी कलेक्ट करते रहिएगा, और एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर मेडिकल अलग रहेगा। और जो ज़्यादा बनाना चाहते हैं वो दोनों ले सकते हैं। यहाँ देखिए, देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। पहले यहाँ पे बातों को समझिए। आपको रिडॉक्स रिएक्शन में क्या n फैक्टर निकालने के लिए सिखाए हैं? बिल्कुल सिखाए हैं, राइट? H2O प्लस हाफ O2, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे दिस इज एक मिनट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, इज इट राइट? -1 से -2 हो गया, अब -1 से 0 हो गया। इसका मतलब सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और सेम कंपाउंड का, और सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सेम कंपाउंड में इतना काफ़ी नहीं है, इसका उल्टा भी होता है, कॉम प्रोपोर्शनेशन, राइट? सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन देने के लिए मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन नंबर होना पड़ेगा उस एलिमेंट का, जिसका बीच वाला रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और उससे कम और उससे ज़्यादा वाला कहाँ रहेगा? राइट हैंड साइड में। तब हम लोग बोले कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट?
देन इट इज कॉल्ड व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रेडॉक्स। तो इसका एज ए H2O2 का n फैक्टर ऑफ H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना था? ये तो निकाले हुए हैं, फिर से एक बार निकाल लीजिए। ऐसा आपको रेडॉक्स में मिलेगा, ठीक है। अब बहुत बढ़िया से बहुत आराम से पढ़ाया गया है इनके बैच में, आप बिल्कुल ओरिजिनल बैच में ही बैठे हुए हैं, तो इसको अगर फॉलो कर लेंगे तो सब कुछ वहाँ पे समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। 2 होगा और n फैक्टर ऑफ H2O2 एज रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू भी क्या था? 2, करेक्ट। और n फैक्टर ओवरऑल, n फैक्टर ऑफ H2O2 इस रिएक्शन के लिए ओवरऑल कितना रहेगा? 1 आया था। इसका जब निकालिएगा ना तो n फैक्टर ओवरऑल डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या था, ये मैं आपको क्वेश्चन करवाया हूँ। ओवरऑल कितना था? 1 आया था। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 एज OA कितना रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, 17। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी इतना ही आया था, राइट। इसको लिखिए फर्स्ट। एक मिनट, हाँ बोलिए। तो H2O प्लस हाफ O2, ये मैंने बैलेंस किया। हाँ स्टूडेंट बोलिए। हाँ रख सकते हैं। इसको हटाएं। अब एक लाइन लिखिएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is defined as volume strength of H2O2 is defined as volume of O2 produce, volume strength of H2O2 defined as volume of oxygen produced at STP by one volume of solution, by one volume solution of H2O2। फिर से सुनिएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एट विच कंडीशन? STP बाई वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बाई वन वॉल्यूम ऑफ व्हाट? इसका मतलब ये हुआ आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, एक टेक्निकल टर्म है, 10 भी है। कैसे दिया रहेगा? इसका मतलब ये हुआ कि H2O2 का 1 ml ऑक्सीजन का कितना ml देगा? 10 ml देगा। कितना ml देगा? फॉर एग्जाम्पल में से लिखिए, एग्जाम्पल के तौर पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू 10 भी का मतलब ऐसे दिया रहता है, 10 भी लिखा रहता है। इसका मतलब है कि H2O2 का 1 ml ऑक्सीजन का कितना ml प्रोड्यूस कर रहा है? ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। H2O2 किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड के फॉर्म में। H2O2 किस फॉर्म में रहेगा? बट अगर डिसोसिएट करेगा तो ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म में मिलेगा उसका STP पे वॉल्यूम कितना रहेगा? 10 ml रहेगा। इसका 1 ml से कितना ml? 10 ml। लिखिए, इट मीन्स दैट, यहाँ पे लिख लीजिए इस एग्जाम्पल के लिए नीचे, इट मीन्स दैट
1 ml of H2O2 in liquid form, 1 ml of H2O2 in liquid form produce 10 ml of oxygen, produce 10 ml of oxygen at STP. Oxygen at STP, at STP. लिखिए, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, इसका मतलब तो समझ में आ गया ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब डिफिनेशन। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, find out the relation between volume strength of H2O2 and normality of H2O2 and normality of H2O2. यहाँ देखना है ध्यान सुनिएगा। इसका रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कितना ml लिया जाए? मान लेते हैं कि इसका 1 ml लेते हैं, करेक्ट। और इसका नॉर्मलिटी n मानते हैं, क्या मानते हैं? n, करेक्ट। तो भाई n इंटू भी, n क्या है? n है यहाँ पे मेरा नॉर्मलिटी ऑफ व्हाट? H2O2। और एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है? H2O2 का 1 इक्विवेलेंस ऑक्सीजन का कितना इक्विवेलेंस प्रोड्यूस करेगा? इसका मतलब है कि इसका जितना इक्विवेलेंट रहेगा, इसका जितना इक्विवेलेंट रहेगा, करेक्ट, इसका जितना इक्विवेलेंट रहेगा उतना ही इसका इक्विवेलेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू विच लॉ? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और इसका 1 ml से इसका VML मिला है, किस कंडीशन पे? STP पे, करेक्ट। इसका 1 ml से VML मिला है, तो मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या रहेगा? V, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या रहेगा? V रहेगा। अब V का वैल्यू अगर 10 रहता तो 10 भी लिखेंगे, V का वैल्यू अगर 20 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 20 भी। V का अगर वैल्यू 5 रहेगा तो लिखेंगे 5 ही। चलिए स्टूडेंट, n इंटू भी, ये क्या है? वेरी गुड, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट? अगर लीटर में रहता तब क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। यहाँ तक समझ में आ गया? और वहाँ से हम लोग क्या किए हैं? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना? V, करेक्ट। ये क्या है? ये ml में लिए है ना, क्या किस में लिए हैं? तो टोटल वॉल्यूम को अगर मोलर वॉल्यूम से 1 मोल ऑक्सीजन का STP पे कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। और एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्वल क्या होता है? टोटल वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। बट जिस कंडीशन पे टोटल वॉल्यूम उसी कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम, जिस कंडीशन पे टोटल वॉल्यूम उसी कंडीशन पे, ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हूँ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको मैंने नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया और यहाँ पे क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। ध्यान से देखना है भाई, इसका कोफिशिएंट कितना है?
कोफिशिएंट इसका, और n फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हम लोग क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, राइट। तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए है, करेक्ट। किसके लिए है? तो n फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना, मैं यहाँ पे ओवरऑल n फैक्टर नहीं पकड़ रहा हूँ, क्या पकड़ रहे हैं, n फैक्टर एज, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीजन किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक कन्वेंशन है, ठीक है। मतलब इस कन्वेंशन के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो n फैक्टर ऑफ H2O2 एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको एक ट्रिक बताए थे ऑनलाइन स्टूडेंट, तो वो ट्रिक था कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का n फैक्टर के हेल्प से राइट हैंड साइड का किसी का भी n फैक्टर निकाल सकते हैं, याद है आप लोग को। तो यहाँ पे ये क्या है, कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है सर, कोफिशिएंट भी तो मोल ही रिप्रेजेंट करता है, राइट। बट ये कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। तो इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, और इसका 1 मोल से कितना, हाफ मोल। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज 1 मोल लेंगे, बट ये भी तो है कि 1 मोल ले भी सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो इसका n फैक्टर क्या है, 2, तो ये क्या रहेगा, मोल इंटू n फैक्टर इज कॉल्ड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए, इसका तो ऑक्सीजन का यहाँ पे n फैक्टर कितना है, 4 है। ऑक्सीजन का n फैक्टर कितना है, याद रहेगा। चलिए द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल कितना है, यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ मोल इतना था ना, V/22400 22400, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 22400 इंटू व्हाट, मोल को कितना से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाता है आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर, रिलेशन तो पता है, मोल तो निकाल लिए, और इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग n फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल लिए। कितना आया है, 4। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा, दिस बाई दिस इंटू 4, राइट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितना रहेगा, ये इक्विवेलेंट है ना, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ O2, इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो V/22400 इंटू 4 इंटू, बाद में शॉर्टकट दे दूंगा, 1000 कर सकते हैं, ए और ए आपस में कैंसिल, तो कितना हो गया सर, 4V/224। बताइए स्टूडेंट ये क्या है, 4V/224 क्या है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या है, और वो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितना से मिला है, और H2O2 का नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितना था, आप इसका 1 ml लिए थे ना, कितना ml, एक डिफिनेशन का पार्ट था कि H2O2 का 1 ml ऑक्सीजन का जितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो आपने इसका कितना ml लिया था, और हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम और स्ट्रेंथ, यही आपका क्वेश्चन था 2-3 क्लास पहले से, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड नॉर्मलिटी ऑफ H2O2, उसका रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका हम लोग ml कितना ले लिया, 1 ml, और नॉर्मलिटी कितना मान लिया, n, और यहाँ पर सपोज कर ले कि इसका 1 ml से इसका VmL मिल रहा है, और वहाँ सॉल्व किए, बाद में यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा दिया। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ, इसको शॉर्ट टर्म्स में रख लीजिएगा मेरे कंक्लूजन को, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि डिराइव करते रहेगा, ठीक है। पहले आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए समझाने के लिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, अदरवाइज बाद में सिर्फ शॉर्टकट फार्मूला। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू n इंटू V, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड के बराबर कर दें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखिए फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये हटाएं, हो गया काम। फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस
n इंटू वी इक्वल टू 4v/2 to 4। v से भी कैंसिल, तो यहाँ पे एक क्या मिल गया, क्या है, यहाँ देखिएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, n इक्वल, और तो भी तो कुछ था, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है। ओह भी तो उसमें था, वही कहेंगे गड़बड़ कैसे हो गया। चलिए, ये तो फार्मूला मैंने लिखा था, n टू वी फार्मूला था, बट यहाँ पे वॉल्यूम कितना लिए हैं H2O2 का 1 ml, राइट। तो n इंटू 1 इक्वल टू दिस, देन v इक्वल टू कितना, n इंटू 2 to 4/40 कितना हो जाएगा स्टूडेंट। ये जो v आएगा वही तो मेरा वॉल्यूम, v क्या है, v इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, v क्या है, तो जब v आएगा वही मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा, जो v आएगा वही क्या कहलाएगा, तो कितना वैल्यू, एग्जैक्टली 5.6, एग्जैक्टली कितना, तो v इक्वल टू n इंटू 5.6। अब यहाँ देखिए, जिस नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें डेरिवेशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ H2O2। डायरेक्टली मैं आपको लिखवाया था तो आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता क्यों होगा 5.6, कहाँ से आ गया 5.6, अभी समझ में आ गया कहाँ से आ गया 5.6, राइट। इसका मतलब यहाँ से v इक्वल टू कितना, दिस, ठीक है ना। अब v क्या था, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, बोलिए v क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एट STP बाई 1 ml, बाई 1 ml ऑफ, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ये जो v मिला है वो 1 ml ऑफ व्हाट, 1 ml किससे, H2O2 लिक्विड फॉर्म से मिला है। इसका मतलब इसको क्या हम लोग लैंग्वेज बना सकते हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव भाई पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, दिस भी इज कॉल्ड व्हाट, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू 5.6। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है, बट अभी भी टू लेट नहीं है, लेट कुछ भी नहीं होता है, बस धीरे धीरे करके वी हैव सफिशिएंट टाइम। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आप कैटलिस्ट में आए हैं तो यहाँ पर रुक रहिए, एक्चुअल में मैं 100% सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको, बट लेट से आए लोग, कब से क्लास कर रहे हैं, मैं से कर रहे हैं ना। डेमो क्लास किस दिन स्टार्ट हुआ था, डेमो कम रेगुलर क्लास 15th ऑफ मई, 15th ऑफ मई, और उस टाइम पे शायद लॉकडाउन ही था, घर से ही क्लास स्टार्ट हो गया था, और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द क्लास तो मैं घर से ले रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम पे सुबह भी क्लास चल रहा था, स्कूल बंद था। बट अभी भी यहाँ से धीरे धीरे करके कभी कुछ नहीं तो इतना तो पता चल रहा है कि हाँ हम लोग को इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कॉन्सेंट्रेशन NCERT में एक पेज भी ठीक से नहीं है, राइट। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन। अब हो जाएगा ना। अब इसका फ़ायदा यहाँ देखिएगा, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ देंगे तो नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 निकाल लेंगे, और नॉर्मलिटी पता रहेगा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, अब फास्ट हो गया ना। इसका मतलब नॉर्मलिटी किसका है,
H2O2 का है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 is 2n, then what is the volume of strength of H2O2? Then what is the volume of strength of H2O2? इसे पुट कर दीजिए, इसको लिख लीजिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू 2 × 5.6, लेकिन ये क्या रहेगा? हाउ मच? 11.2। ये 11.2 है क्या? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन ml, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन, इसका मतलब ये हुआ कि इसका 1 ml ऑफ H2O2 कितना? 1 ml ऑफ H2O2 कितना ml देगा? 11.2 ml। तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं, 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स 11.2 लीटर। तो अब फास्ट होगा ना, 1 ml से 11.2 ml, देन 1 लीटर से 11.2 लीटर। यूनिटरी मेथड तो लगा सकते हैं ना भाई, 1 ml से इतना ml तो 1000 ml से कितना ml, राइट? ये तो कर सकते हैं। अब आपको कोई कुछ दिया रहेगा वॉल्यूम ऑफ H2O2 इक्वल टू 11.2 लीटर, इसका मतलब है कि H2O2 किसमें लिया गया है? ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि H2O2 का 1 लीटर प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। मेरी मर्जी है, बट टेक्निकली डिफाइंड है 1 ml, राइट? बट 1 ml के हेल्प से यूनिटरी मेथड से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, करेक्ट है ना? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 ये क्या है? तो इसको ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको सर आंसर कैसे देना है? तो आपको आंसर 11.2 जो आएगा उसको ऐसे आंसर दीजिएगा एग्जाम में, 11.2 भी कैसे आंसर देना है? एक टेक्निकली ऐसे लिखा जाता है 11.2 भी। इसका मतलब होता है अगर 10 भी लिखा हुआ है इसका मतलब 1 ml से 10 ml, या VML से 10 VML, VML से 10 VML, करेक्ट है ना? हाँ, वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 प्रोड्यूस, जितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 वॉल्यूम का मतलब यूनिट, 1 ml से जितना ml या 1 लीटर से जितना लीटर, ये आप देख लीजिए। हाँ, दोनों कहने का मतलब है कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितना, और वो यूनिट क्या रखता है? 1 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। आंसर पे कोई फर्क, इसलिए 10 भी लिख दिए। अब भी मैंने नहीं बताया कि ml में है या लीटर में है, तो आपकी मर्जी है ना। भी वॉल्यूम से 10 भी वॉल्यूम, ऐसे बोलिए, भी वॉल्यूम से 10 भी वॉल्यूम। अब भी को mm में लीजिएगा तो 10 भी ml बोलिए, भी को लीटर में लीजिएगा तो 10 भी लीटर बोलिए, करेक्ट है ना? अब यहाँ देखिएगा, नॉर्मेटिव अगर दे दिया गया तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता दिया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर दे देंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज दिस वन, देन फाइंड आउट द नॉर्मेटिव ऑफ H2O2, निकल जाएगा पक्का। एक लिखिए क्वेश्चन छोटा सा, इफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 20 V, if volume strength of H2O2 is 20 V, then find out the normality of H2O2. ऐसे कर लीजिएगा स्टूडेंट, कितना है? 20 है ना, तो 20 इक्वल टू वाट? n इंटू 5.6, देन n इक्वल टू कितना? यस, ये हो जाएगा, ठीक है। 20 इक्वल टू n इंटू 5.6, देन n इक्वल टू 20/5.6, ये शॉर्टकट हो गया। अब डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, डेरिवेशन करके मैंने फार्मूला बना दिया, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाइए। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ, फार्मूला से तो समझ में आ गया है। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 11.2 V ऑफ H2O2?
व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 11.2 V of H2O2? ये तो बहुत आसान है। क्या यहाँ से नॉर्मिटी निकाल लेंगे? क्वेश्चन तो लिख लिया ना। नॉर्मिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और H2O2 का एन फैक्टर यहाँ पे कितना ले रहे थे? मैं नॉर्मिटी बोला था या मोलरिटी? तो नॉर्मिटी 2 आया है, करेक्ट। नॉर्मिटी इक्वल टू व्हाट? नॉर्मिटी इक्वल टू 2n। तो मोलरिटी कितना हो जाएगा? 2/2। मोलरिटी और नॉर्मिटी में क्या रिलेशन था? मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मिटी बाई एन फैक्टर, या नॉर्मिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये रिलेशन था। तो यहाँ पे H2O2 का जो आप हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें H2O2 का एन फैक्टर क्या मानकर फार्मूला डिराइव किए हैं? 2। दैट्स व्हाई यहाँ पे मोलरिटी कितना रहेगा? ये ऑलरेडी आ चुका है ऑब्जेक्टिव जो मैंने। अब देखिए अभी एक मिनट, ऑल इफ यू आर वेरी हैप्पी, क्योंकि अभी आप जान गए, राइट। मानिए कि एक क्वेश्चन में बिना ये पढ़ाए हुए दे देता, तब तो आपके लिए डिफिकल्ट है। पता ही नहीं चलता कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। जैसे वो 2-3 क्लास पहले से बोल रहे थे नीलव, मैं बोल रहा था कि राइट टाइम आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, राइट। तो जब तक नहीं जान रहे चीज़ें टफ है, जान गए तो चीज़ें आसान हो गया। इसी बात पे एक प्रॉब्लम और बनाइए। फाइंड आउट द परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। Find out percentage weight by volume of find out percentage weight by volume। एक मिनट। अच्छा, मोलरिटी क्या निकाले हैं? 1 था ना? किसका? H2O2 का। इसका मतलब भाई वहाँ पे H2O2 सॉल्यूट है, सॉल्वेंट वाटर है, राइट। प्योर H2O2 नहीं है। क्या है? H2O2 वहाँ पे क्या है? सॉल्यूट। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिक्विड बोतल आते रहता है, आजकल तो बहुत चीज़ अवेलेबल है ना। गंगा जल भी मिल जाएगा आपको, पूजा में लगता है ना गंगा जल, और लिखा हुआ भी था गंगोत्री। मैं पूजा के लिए मंगवाया था। तो मतलब सब कुछ जो चीज़ का वैल्यू नहीं है, सपोज कीजिए कहीं का मिट्टी बहुत प्रसिद्ध है, वो भी आपको पैकेट में मिल जाएगा, मुल्तानी मिट्टी, राइट। मतलब मिट्टी बेच के पैसा लोग कमा रहे हैं। तो सबका है मतलब ये बिजनेस आइडिया भाई। आज से 30 ईयर्स पहले अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, कोई सोचा था पानी भी बिकेगा? कोई बोलता भी होगा तो मजाक उड़ाता होगा, क्या बात कर रहे हो, पानी बिकेगा, इतना ख़राब टाइम नहीं आ गया है। कल के डेट में भाई हवा भी बिकेगा। अच्छा, बिक ही रहा है। मतलब अब पहले तक क्या था कि हम लोग वाटर फिल्टर, अभी एयर प्योरीफायर भी आ गया है, राइट। अब कुछ दिन के बाद, और जो बिक ही रहा था कोरोना के टाइम पे, ऑक्सीजन सिलेंडर, वही तो था। तो ऐसे करके होगा। इसलिए खैर तब तक हम लोग ठीक ठाक है। मतलब अर्थ का भी तो एक एज है ना, पर उससे हम लोग को टेंशन नहीं है। अभी काफ़ी एज है अर्थ का, कम से कम 1 लाख साल होगा, 1 लाख ईयर, मोर देन दैट। मतलब एक ऐसे ही। और लेकिन फिर भी देखिए, अगर हम लोग जैसे ही साइंटिस्ट लोग भी सोचना छोड़ दें कि मेरा क्या जाता है, तो कोरोना टाइम में सब लोग गायब हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब पहला बार जब अनाउंसमेंट हुआ था कंप्लीट लॉकडाउन होने जा रहा है, भाई हॉलीवुड का मूवी याद आ गया था मुझे। एक मूवी था समथिंग स्मिथ करके कुछ है ना, इसमें बिल्कुल एक ही आदमी था उस शहर में, नहीं जिसमें कि मतलब उस घर के अंदर भी आता था तो केमिकल छिड़क के आता, समथिंग लाइक। तो एकदम बिल्कुल सेम डिट्टो। और आप लोगों को फील किए होंगे घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, एकदम पहला बार 2 साल पहले जब इसमें कंप्लीट लॉकडाउन था, वेरी स्ट्रिक्ट। मैगी खरीदने के लिए लाइन लगा रहता था। मैगी खरीदने के लिए मैं एक बार मैगी खरीद के जा रहा था, देखिए उधर से पुलिस फोर्स आ गया,
जल्दी से भागा। वो थोड़े सोचेगा कि ये राकेश सर हैं, उनको इससे मतलब क्या है। और लेकिन बच्चे के लिए तो खरीदना पड़ेगा ना। बच्चा घर में है खाने के लिए, चावल खरीदने के लिए भाई, आलू खरीदने के लिए लोग बोड़ा के बोड़ा बस्ता के बस्ता चावल लेके जा रहा है। मैं भी उसमें लाइन में खड़ा हूँ सर्किल बनाकर। क्या कीजिएगा, ह्यूमन बीइंग, उसमें तो करना ही पड़ेगा। तब समझ में आ गया कि कितना भी पैसा जमा कर लीजिए, पैसा से सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। जब इमरजेंसी आता है, सब कुछ आता है, तो उस टाइम पे तो हेल्थ सेक्टर वाले को सैल्यूट करना पड़ेगा। जो आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो एकदम ऑनेस्टली बनिए और अच्छा क्वालिटी का बनिए, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ता है तब इम्पोर्टेंस पता चल जाता है। उस टाइम पे इम्पोर्टेंस है। आज थोड़ा भी अभी जैसे जब तक आप फिट एंड फाइन हैं, इम्पोर्टेंस डॉक्टर का पता नहीं चलेगा। थोड़ा तबीयत ख़राब होने पे तब समझ में आएगा, लगता है सेकंड गॉड, दर्जा दिया गया है सेकंड गॉड का। कुछ भी होता है, लेकिन डॉक्टर का फेस थोड़ा स्माइलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जा रहे हैं, गए, अच्छा ये हो गया, ख़त्म, बेचारा ऐसे ही मर जाएगा। मेरे यहाँ एक डॉक्टर थे, इतना स्माइली फेस इस दुनिया में नहीं है अब। मतलब कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो पता नहीं, कुछ तो कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, इतना हंसता हुआ चेहरा, तो उससे कॉन्फिडेंस, अच्छा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगे। तो ये होना चाहिए ना कॉन्फिडेंस, तो वो लोग कभी भी आपको डिप्रेस नहीं करेंगे। कितना भी कुछ रहेगा ना, नहीं ठीक है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। आप पेरेंट्स को बता सकते हैं, आप किसी और को बता सकते हैं, लेकिन आपको नहीं बोलेंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंस रहें। क्योंकि सब कुछ का इम्यूनिटी सिस्टम, जैसा आप सोचेंगे वैसा बॉडी वर्क करता है। किसी दिन आप बहुत डिप्रेस रहिए ना, निगेटिव थॉट माइंड में लाते रहिए, मेरा तो होगा नहीं, दूसरे का तो मार्क्स आ रहा है, मेरा तो आ नहीं रहा है, समटाइम्स होता है ना। तो वहाँ पे आपको इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं ना, तो भाई अगर जिस हम लोग को भी तो आता होगा कि भाई हम लोग के टाइम पे 7 लाख बैठते थे IIT के लिए। अगर ये सोचते कि 7 लाख बैठ रहे हैं और हम लोग के टाइम पे सीट था 5600 IIT में, कितना 5600, और बैठते कितना थे 7 लाख। तो अगर मैं ये सोचता कि नहीं 7 लाख है मेरा और सीट तो इतना ही कम है, कैसे होगा, तो उसी दिन आउट हो गया। उल्टा सोचे, मुझे 5600 सीट नहीं चाहिए, मुझे 1 सीट चाहिए। 5600 में कितना, एक ही चाहिए ना, मुझे सारा सीट लेके क्या करेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव थॉट, हो गया कि भाई मुझे एक सीट के लिए फाइट करना है, बाकी का होगा या नहीं होगा वो समझेगा, मुझे एक सीट मिलना चाहिए, इतना कट ऑफ है। और IIT एडवांस का ऑलवेज 33 to 34% ही कट ऑफ जाता है जनरल के लिए। मतलब 360 में कोई बच्चा अगर 130 प्लस मार्क्स ले आता है, 200% गारंटी उसका सिलेक्शन होगा आउट ऑफ 360। और जो कैटेगरी से हैं, हालांकि इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, वो अगर 50 मार्क्स भी ले आते हैं, कितना डैम श्योर गेट इनटू IIT, क्योंकि वहाँ पे एक नहीं नॉलेज रहना चाहिए भाई। बहुत सारा टाइम पे किसी को इस बात में मैं कॉन्ट्राडिक्शन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे आज के डेट में कोई रिजर्वेशन मिलेगा ना, मैं लाइन में सबसे आगे रहूँगा। अगर मुझे कोई रिजर्वेशन मिलेगा तो भाई मिला तो क्यों नहीं लेंगे, इतना तो राजा हरिश्चंद्र है नहीं। तो वहाँ पे एक्चुअल में IIT में एक और कोर्स चलता है जिसका नाम है प्रिपरेटरी कोर्स। जो किसी का अगर 30 भी मार्क्स आ गया है इस कैटेगरी का, तो उनको 1 ईयर वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11-12 का पढ़ाया जाता है, और फिर 4 साल का बीटेक कोर्स। दैट्स वाई कि सीट खाली नहीं रह जाए उस सेशन का। अब अगर कोई बच्चा बिल्कुल जिसको नॉलेज नहीं है, 50 मार्क्स भी अगर नहीं लाना चाहता है, तो भाई भगवान ही मालिक है। 360 में 50 मार्क्स नहीं ला सकता, 2 साल पढ़ेगा तो सोचिए, इतना तो हंसते खेलते आ जाएगा ना। और 130, तो भाई अगर 50% भी अगर आप मार्क्स लाए तो आपका रैंक विदिन 3000 रहेगा। मेरा था 52%, रैंक था, बहुत बढ़िया रैंक था, 19-20 कंटिन्यूअस नंबर, 190 जनरल कैटेगरी में। तो हम लोग ओनली 52%। केमिस्ट्री में था आउट ऑफ 128 105 120। केमिस्ट्री भयानक तैयारी किए थे, सबसे वीक था केमिस्ट्री, सबसे स्ट्रॉन्ग कर दिए, क्योंकि सीनियर बोले कि केमिस्ट्री स्कोरिंग है, ये रैंक नहीं, एक सिलेक्शन नहीं करवाएगा, रैंक दिला देगा। तो अभी मुझे इस ईगो में नहीं आना है कि मैथ अच्छा करना है
ऑब्वियसली मैथ अच्छा है तभी तो आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, राइट। बट मुझे पहले अंदर जाना है, गेट के अंदर जाना है। इसको इतना, फिजिक्स में 75 और समथिंग लाइक 55 मैथ में, तो मोटा मोटी 225 मेरा मार्क्स था, 225 मार्क्स, 52%। अरे जो हैप्पीनेस होता है ना सिलेक्शन होने का, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, अभी तक बिल्कुल ये सब खड़ा हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा खुशी, मतलब लगता था फ्लाई कर रहे हैं। कैरियर बन गया ना भाई, क्या बन गया? कैरियर। इसलिए आप लोग को जब बोलते रहते होंगे तो बोलते हैं डेली तो एक ही बात सर बोलते हैं, बट एक्चुअल में बहुत बड़ा चीज़ है। और 130 प्लस भी अगर लाने का गट्स नहीं रखते हैं तो आईआईटी का ड्रीम छोड़ दीजिए। एनआईटी में कोई बच्चा आउट ऑफ 375 क्वेश्चन है ना अभी के पैटर्न पे, लेकिन आएगा क्वेश्चन 90 अभी भी आएगा, 90 में 75 बनाना है। कितना में कितना? 15 ऑप्शनल है, तो बढ़िया है ना। ये नहीं आएगा तो वो बनाएंगे, राइट। 90 में 75 बनाना है, मतलब 300, और 300 में जो यहाँ के आसाम से बिलोंग करते हैं, जिनको एट वर्स्ट होता ना कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, 120 मार्क्स भी लाएंगे, 100 भी मार्क्स जनरल कैटेगरी का, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा भाई। एनआईटी सिलचर, अब एनआईटी त्रिची के लिए तो मार्क्स लाना पड़ेगा ना, लेकिन 75 में अगर आप 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का मार्क्स आ गया, 99.8 परसेंटाइल आ जाएगा। ओनली 75 में से। अब नीट का जेईई मेन का क्वेश्चन टफ नहीं होता है, अगर किसी से नहीं बनता है इसका मतलब सच में तैयारी नहीं किया है, मतलब वो सही से तैयारी। इस बार मेरे एक स्टूडेंट लाए हैं 99.7, मैं ग्रुप में शेयर भी किया था, धृतराज में थी, और उनके 3 भाई को पढ़ाया हूँ, वो नंबर 3rd हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए तो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ, अब ब्रैकेट लिखिएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ, अब ब्रैकेट लिखिए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ 11.2 VH2O2। क्या निकालना है? इंफॉर्मेशन ए दिया हुआ है और निकालना ए है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिए। अच्छा स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं कि मोलरिटी देकर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पूछ रहे हैं? मोलरिटी देकर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का क्वेश्चन तो डैम श्योर सॉल्व करवाए होंगे। तो भाई यहाँ के हेल्प से, इसके हेल्प से मोलरिटी निकाल लीजिए, और मोलरिटी तो इससे पहले का क्वेश्चन निकाले हैं, तो क्या इसके हेल्प से मोलरिटी बता पाएंगे? व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2O2? बोलिए। मोलरिटी ऑफ H2O2 इक्वल टू कितना है? अब एक मिनट, मोलरिटी का डिफरेंशियल बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स। तो मान लेते हैं लेट वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर, मान सकते हैं ना। कन्वर्सन ऑफ 1 कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर के लिए कितना भी वॉल्यूम ले सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क। मैंने मान लिया कि H2O2 का वॉल्यूम मैं 1 लीटर ले रहा हूं, तो इसका 1 लीटर में कितना मोल रहेगा? मोल ऑफ H2O2 कितना रहेगा? 1 मोल रहेगा, करेक्ट है ना। और H2O2 का 1 मोल का मतलब मास ऑफ H2O2 कितना? यस, मास ऑफ H2O2 इक्वल टू कितना? मोल इंटू मोलर मास। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या फार्मूला था, बोलिए? मास ऑफ सॉल्यूट मतलब H2O2 डिवाइड बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
1000 ml, 1 लीटर लिया है ना, एंड टू व्हाट 100, 34/1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये रहेगा करेक्ट आंसर क्या रहेगा 34 या 3.4, 3.4। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग असाइनमेंट लेकर आया कीजिएगा। देखिए मोल कॉन्सेप्ट का मोटा मोटी मैं थ्योरी पढ़ा चुका, दिस इज द लास्ट थ्योरी। अब अगला 2 क्लास जो मैंने क्लास असाइनमेंट मेरा कांस्टेंट कंडीशन है उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कंसंट्रेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं बिल्कुल फर्स्ट पेज से जाऊंगा, उसमें भी बहुत सारा सॉल्व किए हैं, बट देखते चलेंगे जो अभी तक मैंने क्लास असाइनमेंट का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया है वो अगला 2 क्लास में सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। और वहाँ पे कुछ अगर सिखाने को अलग से मिलेगा प्रॉब्लम के थ्रू तो वहाँ पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट